Zombie apocalypse. Hi guys, hello, how are you? कैसे हो सभी लोग? आई होप बढ़िया होगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अरे उस दिन पढ़ा था ना हम लोगों ने, ओवरव्यू देखा था इस चैप्टर का, एलएलपी चैप्टर का हमने उस दिन ओवरव्यू देखा था। क्या देखा था ओवरव्यू? एक बार आपको मैं एक बार रिपीट, जस्ट अ सेकंड में एक बार रिव्यू रिपीट कर देता हूँ मैं आप लोगों को क्या हमने पढ़ा था एलएलपी में। तो याद है ना गाइस, हमने एलएलपी में पढ़ा था लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008। देयर आर फोर schedules, 14 chapters, 81 sections, right? LLP is based on UK LLP 2000 and Singapore LLP 2005, and LLP structure is many countries में है, UK, USA, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और भी बहुत कंट्रीज यार, गिनना चाहो तो बहुत सही बहुत कंट्रीज आप देख सकते हो, गूगल करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपके मॉड्यूल में भी इतनी नहीं लिखी होंगी। एंड LLP concept introduced by the Texas in 1991. ओके एंड आगे पढ़ा था हमने, फर्स्ट शेड्यूल पढ़ा था कि प्रोविजन, हमने उसमें फर्स्ट शेड्यूल में प्रोविजंस पढ़ने हैं रिलेटिंग टू द एलएलपी एंड द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, राइट? सेकंड शेड्यूल कन्वर्जन फ्रॉम फर्म टू एलएलपी, एंड थर्ड शेड्यूल में हमें पढ़ना था कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, एंड फोर्थ शेड्यूल में हमें पढ़ना है कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड कंपनी टू एलएलपी। दैट्स इट गाइस, इतना हमने आई थिंक इतना देखा था। सो आज अपन स्टार्ट करते हैं एलएलपी चैप्टर, ठीक है? तो सबसे पहले एलएलपी चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप सेक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है? पहले तो एलएलपी बात करते हैं, एलएलपी है क्या, ठीक है? तो थोड़ा सा मॉड्यूल से देखते हैं कि मॉड्यूल क्या दिया हुआ है आप लोग का, मॉड्यूल में जैसे कि देखते हैं मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, ठीक है? एलएलपी ओपन करते हैं, एक सेकंड गाइस, देखता हूं कहां पे दिया हुआ है एलएलपी इसमें। वेट मैं ओपन करता हूं, कंटेंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो बेसिकली एलएलपी की बात करें तो एलएलपी है क्या गाइस? एलएलपी क्या कहता है कि होता क्या है? देखो, पार्टनरशिप जैसे आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है? जैसे जैसे लाइक आप एक फर्म खोलते हो तो फर्म में क्या होता है कि टू पार्टनर्स, थ्री पार्टनर्स, मतलब जो भी आप, मतलब मिनिमम तो टू पार्टनर्स चाहिए, राइट? बट अगर इनकेस आप थ्री पार्टनर्स, फोर पार्टनर्स के साथ ओपन करते हो, राइट? तो उसके बाद क्या होता है ना कि कुछ लायबिलिटीज होती है, कौन कितनी लायबिलिटीज लेता है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन कितनी लायबिलिटीज लेता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या उनकी ड्यूटीज होती है, लायबिलिटी के अकॉर्डिंग हम राइट्स ड्यूटीज देते हैं या मिलती है उनको, राइट? ठीक है? तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ हम थोड़ा सा, एक सेकंड में थोड़ा सा जूम इन करता हूँ एंड देन आपको क्लियर दिखेगा, राइट? आई थिंक अभी आपको क्लियर व्यू होगा या फाइन। ओके, सो द पार्टनरशिप एक्ट, देखो अभी यहाँ थोड़ा देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनर स्टडी नंबर 5 होगा आप में, एंड लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 स्टडी नोट इंक्लूड concept formation, membership and functioning and dissolution। गाइस ये स्टडी इंक्लूड्स करता है, अदरवाइज ओवरव्यू आप ऑलरेडी देख चुके हो कि आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मुझे दिया 5 पॉइंट, कंटेंट नंबर 5.1 दिया हुआ कांसेप्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ मेंबरशिप फंक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है? द पार्टनरशिप एक्ट वाज इनएक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 1932। गाइस इसके ऊपर मत जाओ, ये मतलब कहानी बता रहा है, ठीक है? द बिजनेस has been changed distinctly the entire word in broad, मतलब कहानी बता रहा है इनके लिए। मतलब पहले क्या होता था, पार्टनरशिप वगैरह इतना कोई करता नहीं था, लिमिटेड लायबिलिटीज होती थी नहीं थी, मतलब सपोज दो पार्टनर से कर लिया, उसके ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि नहीं भाई तू लेगा इतनी लायबिलिटी, नहीं भाई तू लेगा, मतलब अपने भी लायबिलिटी लेने से कोई मतलब इनकार करते थे, मना करते थे, कतराते थे। तो इस वजह से फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया कि लिमिटेड लायबिलिटी। उसमें क्या होगा, अभी 2008 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया एक्ट ही ला दिया, एक नया एक्ट ला दिया जिसमें क्या किया, अब सभी जो पार्टनर्स होंगे वो जो अपना अपना मतलब फॉर्म करेंगे, कंपनी फॉर्म करेंगे, तो जब एलएलपी फॉर्म करेंगे तो उसमें क्या उनकी लायबिलिटीज ही पहले से ही डिसाइड हो जाएंगी, भाई किसको क्या लायबिलिटीज मिलने वाली है, किसको क्या लायबिलिटीज नहीं मिलने वाली है, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब सब पहले से ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। अगर सपोज करो आप मतलब लाइक 5 करोड़ की आप एलएलपी खोल रहे हो, तो अगर 3 करोड़ उसको उसने अपना फंडिंग किया है, किसी ने 1 करोड़ किया है, किसी ने 1 करोड़ किया, ठीक है? थ्री पार्टनर है, तीनों ने अपना अपना शेयर दिया, एंड किसी ने एक ने 3 करोड़ दिया, एक ने 1 करोड़, एक ने 1 करोड़। तो उनके जो लाइबिलिटीज हो उसी टाइम, ऑन दैट टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही डिसाइड हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, किसकी क्या लाइबिलिटीज होंगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी,
बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कई बार चेंज भी हो सकती है, बट जो लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज वो फिक्स हो जाती है उसी टाइम की, उसकी क्या लाइबिलिटी, बिकॉज नाम ही उसका लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप है। मतलब कि जिस टाइम आप फॉर्म करते हो एलएलपी, उसी टाइम आपकी लाइबिलिटीज, आपकी मतलब कि जितने भी उसके पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज क्या होती हैं, फिक्स हो जाती हैं, लिमिटेड कर दी जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही एक आपको बता रहा 81 सेक्शन टोटल पढ़ने हैं, बट 81 सेक्शन इन द बैर एक्ट दिए हुए हैं, एंड लेट्स सी आपके उसमें मतलब इस मॉड्यूल में कितने सेक्शन है। आपको सारे सेक्शन तो नहीं दिए होंगे, कुछ कम ही दिए होंगे, ठीक है। सारे सेक्शन नहीं दिए होते हैं बेसिकली किसी को भी, और पूरा का पूरा बैर एक्ट पढ़ना भी आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर जब मॉड्यूल में पूरा बैर एक्ट ही छाप देंगे, पूरा बैर एक्ट ही पढ़ना, तो फिर क्या फायदा। तो बेसिकली सभी एक्ट्स नहीं दिए हुए हैं, कुछ जो आपको दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए आपने दिया हुआ द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, मतलब वही कि पहले अनलिमिटेड हुआ करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर पार्टनरली जॉइंटली सेवरली, आप पढ़ सकते हो, मतलब वही दिया हुआ है, जो मतलब वही क्लियर क्लियर किया हुआ है, ठीक है। ये सब क्लियर है। जो मैंने बताया था द एलएलपी स्ट्रक्चर, लेकिन और भी बता एलएलपी स्ट्रक्चर लाइक कंट्रीज यूनाइटेड यूके, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वेरियस गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, in India, the advice of exports who have studied LLP legislation in various countries. LLP Act is broadly based on UK LLP 2000 and Singapore LLP 2005. Both these acts allow creation of LLP in body corporate form as a separate legal entity separate from its partners। मतलब कि वही बताया ना मैंने कि आपने ओवरव्यू में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो एलएलपी एक्ट 2008 ऑफ इंडिया का है, वो एलएलपी एक्ट 2000 बेस्ड यूके एंड एलएलपी 2005 बेस्ड सिंगापुर को कंबाइन करके, कंस्ट्रक्ट करके, कस्टमाइज करके, उन्हीं को कुछ बहुत से आपको ऐसे लॉस क्लॉस मिल जाएंगे तो वहां के मिलेंगे गाइस, ठीक है। और जो एलएलपी है वो कोई फर्म नहीं क्रिएट करती, वो एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट करती, लाइक जैसे आपका कंपनीज होता है, ठीक है। बेसिकली जो ये चैप्टर मैंने उसमें आपको बताया कि जो चैप्टर है ना एलएलपी, ये पार्टनरशिप और कंपनीज को कंबाइन करके बनाया गया। आपको लगेगा ही नहीं, कभी आपको ये लगेगा कि नहीं ये पार्टनरशिप पूरा उठा के दे दिया, कभी लगेगा कि कंपनी देवा, तो ये दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दोनों का मिक्सअप है, ठीक है गाइस। तो वही चीज दिया हुआ है। तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एलएलपी। द कंसेप्ट ऑफ एलएलपी इज एक्सप्लेन्ड, मतलब वही कॉर्पोरेट है, कंपनी की मतलब कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, यही सब मतलब डिटेल्स दिए हैं। अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहो तो गाइस आई थिंक ये पांच इतनी मोटी डिटेल में बुक से पढ़ने जाओगे डिटेल बाय डिटेल एंड टू एंड, तो गाइस आपको एक महीने कम से कम 20 दिन तो इसी चैप्टर को खत्म करने में लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेक्शन, आवर कंटेंट। तो जो दिया हुआ है कि मतलब जो ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है यही अभी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है आपको ये वो क्या कहते हैं पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक एक चीज रीड करके पढ़ाऊंगा गाइस, तो टाइम ही निकल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, गो ऑन पीपीटी एंड लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आपको पता है कि जो भी हमारा लॉ है, लॉ में जो हमारा डायरेक्ट बनता है, उसमें जो हमारा सबसे पहला जो सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 1, वो हमेशा तीन चीजों की बात करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। मतलब नाम, शॉर्ट टाइटल मतलब इसका पूरा नेम क्या है, एक्सटेंट कहाँ कहाँ वो लागू होता है, ठीक है, एप्लीकेबल है, एंड कमेंसमेंट वो कब एनफोर्स हुआ था, ठीक है, मतलब कब बना था, ठीक है। तो गाइस तो वही चीज दिया हुआ है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट्स सी वेयर इज द क्रशर। ओके फाइन, just a second, okay, just remove it, okay, okay, okay। so जो हमारा है क्या कहते हैं सेक्शन नंबर 1, वो बात करता है शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 1, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल सिंपल है, नाम ही है, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 नेम हो गया। एक्सटेंट, एक्सटेंट टू होल ऑफ इंडिया, वो पहले आता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अभी धारा 70 हट चुकी है, होल ऑफ इंडिया लगेगा, कोई एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर ने भी, ऑल होल ऑफ इंडिया, ठीक है, होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट, एक कमेंसमेंट नॉर्मली आप कई एक्ट देखोगे कि वो क्या है, उनका एक डेट फिक्स है, बट जो एलएलपी है वो नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट की। कुछ इसमें ऐसे एक्ट है जो कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट लागू कर दिए गए थे, बट कुछ ऐसे थे जो कि बाद में लागू किए गए, एंड कुछ ऐसे हैं जो मतलब बने तो है, मतलब सेक्शन क्रिएटेड है, बट उनको नोटिफाई नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा कमेंसमेंट हुआ था वो हुआ था हमारा 31st ऑफ मार्च 2009,
को। कब हुआ था? 31 मार्च 2009 में, ठीक है, कमेंसमेंट हुआ था। उसके बाद सेक्शन नंबर 55 से लेकर 58 तक, सेक्शन नंबर 55 से लेकर 58 तक एंड स्केड्यूल नंबर, जो आपने स्केड्यूल देखे ना, मैंने पढ़ा था ना वो स्केड्यूल, तो स्केड्यूल नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये कमेंस मतलब ये कमेंस हुए हैं 31 मई 2005 में। फिफ्थ मंथ होता ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, या राइट, फिफ्थ में 31 मई 2009 को कमेंस हुआ। कौन सा? सेक्शन 55 से लेकर 58 एंड स्केड्यूल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। एंड जो सेक्शन, कुछ ऐसे सेक्शन है जो नॉट नोटिफाइड, मतलब बन तो गए हैं बट अभी नोटिफाइड ही नहीं हुए हैं, उनको लागू ही नहीं किया गया। सेक्शन नंबर 51 एंड 71 से लेकर 73 एंड सेक्शन 81 सबसेक्शन बी, सेक्शन 81 सबसेक्शन सी, ठीक है गाइस। फिर से रिपीट करता हूं मैं। सेक्शन 1 जो है हमारा वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। तो हमारा शॉर्ट टाइटल जो है वो है लिमिटेड लाइब्रेरीज पार्टनरशिप एक्ट 2008, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा कमेंसमेंट हुआ था 31 मार्च 2009 को हुआ था। एंड कुछ ऐसे सेक्शन है जो कि बाद में नोटिफाई हुए, वो सेक्शन है सेक्शन 55 से लेकर 58 तक एंड स्केड्यूल नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है गाइस, क्लियर। एंड ये हुआ था, कमेंस हुआ था आपका 31 मई 2009, ठीक है। एंड कुछ ऐसे सेक्शन है जो नॉट नोटिफाइड है, मतलब बन चुके हैं बट अभी नोटिफाई नहीं हुए, लागू नहीं हुए हैं। सेक्शन नंबर 51, 71 से लेकर 73 एंड सेक्शन 81 सबसेक्शन बी एंड 81 सबसेक्शन सी। आई होप अभी सभी को क्लियर होगा, ठीक है गाइस, ओके। तो अगर कोई इसको नोट डाउन करना चाहता है तो आई विल इरेज ऑल द थिंग्स, नोट डाउन कर सकता है। एंड वीडियो अपलोडेड रहेगी, तो अगर यूट्यूब पे रहेगी तो आप लोग इसको चाहो तो स्टॉप करके भी देख सकते हो, बिकॉज ठीक है गाइस, तो आप इसको स्टॉप करके भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बिकॉज मुझे आगे की क्लास लेनी है, तो मैं जस्ट 2 मिनट के लिए होल्ड करूंगा, उसके बाद अगर आप लिख सकते हो तो दैट्स इट, अदरवाइज आप इसको स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी आप क्या है, समझो बात को। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ से, राइट एंड क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हम बात करते हैं रूल्स गाइस। ये जो चैप्टर है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008, गाइस इसमें आपको सेक्शंस भी पढ़ने हैं एंड कुछ इसमें आपको गाइस रूल्स भी पढ़ने होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अ सेकंड, इसमें आपको रूल्स किस तरह से पढ़ने हैं। गाइस आपने आज तक मतलब बहुत से ऐसे पढ़े होंगे जिनमें कि आपको पढ़ने सिर्फ ओनली क्या पढ़ना होता है, सेक्शन की आपको दिखाते हैं, आपको रूल्स भी पढ़ने को मिलेंगे। क्या पढ़ने को मिलेगा? रूल्स भी पढ़ने को मिलेंगे। देखिए गाइस, देखिए जैसे अभी आप जस्ट कर सकते हैं, आप कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में आपको क्या मिलेगा? एक्ट मिलेगा, ठीक है। कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट मिलेगा, कंपनीज एक्ट रूल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें रूल्स ही पास हुए हैं, सेक्शंस पास हुए हैं, अमेंडमेंट्स पास हुए हैं, ठीक है गाइस। बट जो एलएलपी एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसमें आपको सेक्शंस मिलेंगे गाइस। ये रहा आपका पूरा, अगर इसको आप ओपन कर दो तो एक्ट ओपन हो जाएगा गाइस, ठीक है। पूरा बैरेक्ट से पढ़ोगे, अगर आप चाहते हैं बैरेक्ट से ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बैरेक्ट से पढ़ने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज इसके जो वर्डिंग है तो आएगा नहीं, तो दैट्स इट। एंड इसमें आपको देखिए गाइस रूल्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको? रूल्स, ठीक है। तो रूल्स भी इसमें मिलेंगे, साथ में आपको रूल्स भी पढ़ने हैं गाइस, ध्यान रखना। तो उन्हीं रूल्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें इसमें रूल्स पढ़ने हैं, तो हमारे रूल्स भी जो कमेंट्स हुए थे, रूल्स भी तो कभी ना कभी लागू किए गए होंगे। ऐसा तो नहीं कि मतलब जिस दिन बन गया एक्ट उसी दिन लागू, नहीं, रूल्स उस दिन लागू नहीं हुए थे गाइस। रूल्स बाद में लागू हुए हैं, पहले आपका क्या कहते हैं वो आया है और उसके बाद में आपको रूल्स आए बेसिकली। और आपको जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर दो, जिसमें जो रूल्स पढ़ने वो 2 रूल्स होंगे। पहला रूल्स होगा जो आपका होगा 2009 का होगा एंड सेकंड रूल होगा जो होगा 2012 का, ठीक है। अब वो क्या है वो हम अब रीड करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एलएलपी रूल फर्स्ट जो हमारा कमेंस हुआ, जो फर्स्ट रूल आया था वो हमारा था इन 2009, डेट थी 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009 को आया था एलएलपी रूल 2009, ठीक है। अब इसमें भी जैसे कि हमारा सेक्शन में था कि जो हमारा एक्ट लागू हुआ, उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे थे कि जो बाद में लागू हुए, ठीक है। अब इसमें वैसे ही कि उसी तरह जिसमें ये एलएलपी रूल है, रूल में भी
सारे तो लागू है, बट इसमें से कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि एक्सेप्ट है, मतलब वो भी लागू नहीं हुए, मतलब वो लागू हुए हैं बट कब हुए, बाद में लागू हुए हैं। ठीक है, जैसे उसमें था कि उसमें जो कुछ सेक्शन थे जो कि बाद में लागू हुए थे, उसी तरह से इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि बाद में कमेंट्स में है। उसी तरह से और जो रूल्स हैं वो है सेक्शन नंबर रूल नंबर 32, रूल नंबर 33 एंड 38 से लेकर 40। ठीक है, ये रूल थे। एंड इन ये जो रूल्स कमेंटमेंट हुए थे, ये हुए थे 22 में 2009, यानी 22 मई 2009 में ये कमेंस हुए थे। ठीक है, ये रूल्स, बाकी रूल जो थे वो आपके फर्स्ट अप्रैल 2009 में कमेंस हो गए थे, लागू हो गए थे। ठीक है, और जो ये रूल थे 32, 33 एंड 38 से लेकर 40, ये आपके 22 मई 2009 को लागू किए गए। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन आपको पढ़ना है 2009 पढ़ना है आपको रूल। एंड दूसरा क्या आपको 2000 रूल 2012 पढ़ना है। रूल 2012 में आपको क्या पढ़ना है, एलएलपी। गाइस, एलएलपी वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। भाई एलएलपी है तो कम एक दूसरे को वाइंडिंग अप करेगी, वाइंड अप करेगी या नहीं करेगी, वो भी तो आपको पढ़ना है। वो और किस तरह से वाइंड अप करेगी वो हम रूल्स में देखेंगे गाइस। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी आपको बता दूं कि सर वो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा गाइस आपको कि क्या बता रहा हूँ मैं, क्या समझा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा। तो वाइंड अप भी करेगी ना वो, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे रूल नंबर 2012 में गाइस। कब पढ़ेंगे, रूल 2012 में। तो हमारे जो रूल्स हैं वो तीन, हमें दो रूल्स पढ़ने हैं। कौन से, रूल रूल 2009 एंड रूल 2012। रूल 2009 कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2009 को लागू हुआ, बट कुछ एक्सेप्ट करके, लाइक कुछ एक्सेप्शन थी जो रूल्स बाद में लागू हुए। रूल नंबर 32, रूल नंबर 33 एंड रूल नंबर 38 से लेकर 40 तक, ये रूल जो थे ये आपके 22 मई 2009 को लागू किए गए। कब लागू किए गए, 22 मई 2009 को। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे अब बात करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं कि उसका क्या रीजन है। ठीक है, तो जहां तक जॉब अभी सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बाकी अदरवाइज कोई डाउट होता है कभी यदि आपको, यू यू विल आस्क इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन, राइट, आपको प्रॉपर मिलेगी। तो अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ तो रहे सर, इसका मीनिंग क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी का। तो अब बात करते हैं अपना सेक्शन 1 हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, सेक्शन 1 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपना सेक्शन नंबर 2 की। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 1 एंड सब एंड क्लॉज नंबर एन। ठीक है गाइस, आपको इतना सेक्शन वगैरह में दिमाग मत उतना दिमाग ज्यादा मत लगाइए। ठीक है, अब बेसिकली मीनिंग समझिए। ठीक है, कि सेक्शन याद किसी को जल्दी से होते ही नहीं, वैसे कोई रेयर इंसान होता है जो कि मतलब जिसका थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग होता है बेसिकली, उसको याद भी हो जाता है, बट रेयरली बहुत कम लोगों को याद होता है। बट अगर याद कर सकते हो तो वेरी गुड, आप याद कर लीजिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर याद कर सकते हो तो वेरी गुड याद कीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इट मींस, क्योंकि देखिए गाइस अभी जो एक्ट चल रहा है हमारे इंडिया में, जो एक्ट चल रहा है गाइस, जो एक ही एक्ट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी कोई न्यू एक्ट है, कोई न्यू मतलब उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं गाइस, अभी ऑलमोस्ट वही 2008 जो हमारा एक्ट है वही चल रहा है। ठीक है, तो जैसे आप लाइक देखो ये कंपनीज एक्ट में अब तक 5 आ चुका है। ठीक है, अभी करंटली 2013 चल रहा है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें कि मतलब अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंदर आपकी जो पार्टनरशिप है वो अगर रजिस्टर्ड है तो उसे हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर कोई आपकी पार्टनरशिप या कंपनी, ठीक है, पार्टनरशिप और कंपनी वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसे हम एलएलपी देंगे। ठीक है, अगर आपकी कंपनी है, वो क्या कहते हैं, कंपनी जब 2013 में रजिस्टर्ड है तो उसको एलएलपी नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते भाई हमारी, हम तो एलएलपी फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए क्लियर किया गया कि अंडर दिस एक्ट अगर कोई भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है तो ही तो हम उसे एलएलपी मानेंगे। ठीक है गाइस, क्लियर, आई होप यहाँ तक सभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है फिर से रिपीट करता हूँ, एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप, सॉरी, मींस अ पार्टनरशिप, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई होल्ड ऑन, hold on. Limited liability partnership means a partnership formed and registered under this act. मतलब कोई भी पार्टनरशिप इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसे हम लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप मानेंगे। ठीक है, ओके क्लियर गाइस। अब उसी तरह से बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एम की। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे आपने नाम सुना होगा कंपनी, एक कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है।
क्या होती है, एक कंपनी होती है एंड एक फॉरेन कंपनी होती है। तो गाइस उसी तरह से एलएलपी भी है, एलएलपी है एक एंड एक फॉरेन एलएलपी भी होती है, यानी कि फॉरेन एलएलपी, अगर कोई एलएलपी आउट ऑफ इंडिया है और वो इंडिया में एस्टैब्लिश कर रही है, यानी कि इंडिया में रन कर रहा है, तो उसको हम क्या मानेंगे, कब उसको हम मानेंगे कि नहीं वो एलएलपी है। तो उसके बारे में पढ़ेगा क्या डेफिनेशन की, फॉरेन एलएलपी मींस, foreign LLP means a LLP formed incorporated registered outside India, मतलब कि एक LLP बनी हो, फॉर्म्ड हुई हो, इनकॉर्पोरेट हुई हो, ठीक है, इनकॉर्पोरेट हुई हो या रजिस्टर्ड हुई हो, कहाँ, आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, विच स्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन विद इन इंडिया, मतलब कि वो बाहर फॉर्म्ड हुई है, बाहर फॉर्म्ड हुई है और वो इंडिया में एस्टैब्लिश कर रही है, इंडिया में एस्टैब्लिश कर रही है बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसे हम फॉरेन एलएलपी बोलेंगे, उसे हम इंडिया में नहीं बोल सकते, बिकॉज वो जो उस एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन है या फॉर्मेशन है, वो इंडियन एलएलपी 2008 में रजिस्टर्ड है, बट वो इंडिया में नहीं है रजिस्टर्ड, वो आउट ऑफ इंडिया है, तो इसे हम फॉरेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉरेन एलएलपी। हाँ, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड होती, सपोज अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओनली एलएलपी बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, ठीक है, बट वो आउटसाइड ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड, वर्क इंडिया में कर रही, प्लेस उस इंडिया में कर रही है, ठीक है, स्टैब्लिश इंडिया में कर रही, वर्क का, बट क्या फॉर्म फॉर्म हुआ है, नहीं हुआ, फॉर्म आउटसाइड ऑफ इंडिया हुआ, तो क्या होगा, फॉरेन एलएलपी, क्या होगा, फॉरेन एलएलपी। गाइस ठीक है, तो मैं रिमूव करता हूँ सभी कुछ, नोट डाउन जिसको करना है वो गाइस कर सकता है, नोट डाउन, ठीक है, अगर नोट डाउन करना चाहे कोई तो बेशक नोट डाउन कर सकता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं सारा इरेज कर देता हूँ एक बार एंड नोट डाउन कर सकते हो आप, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड, जस्ट अ होल्ड, फाइन, ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक भी सभी को क्लियर होगा, ठीक है, तो एंड अगर किसी क्लियर नहीं तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में पूछे, अदरवाइज मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर मेरे को डीएम कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी होगी आप मेरे से वहां से रेज कर सकते हो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। एंड जिसको नोट डाउन करना है वो 2 मिनट के लिए होल्ड डाउन है, नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आपको तो पता ही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्टॉप करके वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं हम अपने, अब सीधे हम सेक्शन 2 पे ना जाके सेक्शन 2 के बाद हम सेक्शन सीधे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 6 पे, किस पे, सेक्शन नंबर 6 पे। अच्छा, जो आपको मैंने पढ़ाया है ना, वो आपको मैं एक बार बैरेक्ट में भी दिखाता हूँ, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको बैरेक्ट में दिखाता हूँ कि बैरेक्ट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बैरेक्ट में ओपन करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो बैरेक्ट है ना, देखिए ये दिया हुआ है, यही पढ़ा था ना, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब कि एनी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड, फॉर्म्ड या इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, और इन दिस एक्ट, इन इंडिया और इन दिस एक्ट, तो वो इंडियन एलएलपी होगी, यानी कि एलएल पहली चीज तो इंडियन होगी, ठीक है, इंडिया की होगी और वो एलएलपी के अंदर आएगा, ठीक है गाइस, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं फॉरेन एलएलपी की, तो एनी एलएलपी, एनी पार्टनरशिप which is registered outside of India and established in India for a place of business, ठीक है, तो क्या होगा हमारा फॉरेन एलएलपी, क्या होगा गाइस, फॉरेन एलएलपी, क्लियर होगा आई थिंक गाइस, यहाँ तक क्लियर सभी को, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे सीधे, अब हम सेक्शन 2 पे ना जाके अब हम सीधे बढ़ते हैं सेक्शन 2 के बाद हम सीधे सेक्शन 3 4 ना 4 5 ना पढ़ के डायरेक्ट हम बढ़ेंगे सबसे पहले सेक्शन नंबर 6 पे, गाइस सेक्शन नंबर 6 पे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अगर हमारा होता है गाइस, कोई भी हम चाहे पार्टनरशिप फॉर्म करें या आपका फॉर्म फॉर्म करें या फिर आपका क्या कहते हैं कंपनी फॉर्म करें, कंपनी, तो उसके लिए क्या होता है, एक भाई मेंबर तो चाहिए ना, पार्टनर्स तो चाहिए ना, क्योंकि विदाउट पार्टनर विदाउट मेंबर्स आप इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर पाओगे, क्लियर है बात को ना। लाइक आपका पार्टनरशिप में जब आप जाते हो तो पार्टनरशिप में क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, क्लियर, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, क्लियर। उसी तरह से कंपनी में जाते हो तो मिनिमम कितने आपको चाहिए, मिनिमम 7 चाहिए, कितने, मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, क्या, कोई लिमिट नहीं। उसी तरह से एलएलपी फॉर्म कर रहे हो ना, तो एलएलपी में तो कुछ तो उन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा ना, गवर्नमेंट ये कहता है कि क्या सिंगल पर्सन होगा या डबल पर्सन, 2 पर्सन होंगे, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 10 पर्सन,
कुछ तो क्राइटेरिया था कि क्लियर किया होगा उन्होंने ना गवर्नमेंट ने इस एक्ट के लिए भी। तो वही है सेक्शन 6। तो यहाँ सेक्शन 6 हमारा बात करता है मिनिमम मेंबर ऑफ एलएलपी कि मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए कि ताकि हम एक एलएलपी फॉर्म कर सके गाइस, मतलब हम एक एलएलपी फॉर्म कर सके, ठीक है। तो वही चीज दिया हुआ है कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 जो हमारा है वही बात उसकी बात करते हैं। मिनिमम मेंबर ऑफ एलएलपी कितने रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2, कितने रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 मेंबर, कितने मेंबर के गाइस एटलीस्ट 2 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए। कितने मेंबर गाइस मिनिमम 2 पार्टनर्स, कितने मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, ठीक है। क्लियर, मिनिमम 2 पार्टनर्स अगर नहीं होते हैं आपके तो आप एलएलपी फॉर्म नहीं कर सकते हो। मिनिमम 2 पार्टनर्स आपको चाहिए ही चाहिए। क्लियर, अभी आप बोलोगे फॉर्म कर सकते नहीं करते, उसके लिए भी आगे पढ़ेंगे कि अगर क्या हमारे पास टू पार्टनर्स नहीं है, हम अगर सिंगल पार्ट अगर अकेले करना चाहते तो अगर आप अगर अकेले करो तो फिर आप पार्टनरशिप में कहो, फिर तो आप सोल प्रोप्राइटर हो गए ना। सोल प्रोप्राइटर में चले जाइए। अगर सिंगल पर्सन ओपन कर रहा है तो पार्टनरशिप किस बात की, किससे पार्टनरशिप करोगे? क्या खुद से बोलोगे मैं सार्थक शुक्ला मैं खुद से पार्टनरशिप करता हूँ? कैसे करोगे गाइस? खुद से पार्टनरशिप कैसे करोगे? तो मतलब इट मींस कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम, अगर पार्टनरशिप आपको खोलना है तो पार्टनरशिप के तो आपको होना चाहिए। जैसे आप अगर आपको सिंगल में खोलना है तो सोल प्रोप्राइटर में चले जाइए, फिर पार्टनरशिप एलएलपी में, पार्टनरशिप में क्या जरूरत है, ठीक है गाइस। तो अगर आप पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हो तो मिनिमम 2 पार्टनर्स आपको चाहिए और एलएलपी में भी आपको 2 पार्टनर्स चाहिए ही चाहिए। क्लियर, ठीक है गाइस। ओह गाइस, ये आई थिंक आपको गलत हो गया है। ये जो दिया हुआ है 2 सेक्शन 21 नहीं है गाइस, ये सेक्शन 21 सेक्शन 6 सब सेक्शन 21 है, ठीक है। तो मैं इसको भी क्लियर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, 2 मिनट होल्ड ऑन कीजिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकंड, इसको ठीक करता हूँ एंड तब तक आप पूरा नोट डाउन कीजिए। क्लियर, फाइन, अभी डन, ठीक है। आई होप नोट डाउन कर चुके होंगे आप सभी लोग। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 मिनिमम छोटा सा ऑनलाइन आपने ऑन दैट स्पॉट कर लिया होगा, ठीक है गाइस। एक सेकंड, ओके फाइन। कर्सर दिखता नहीं, इसमें प्रॉब्लम ये होती है, इसलिए बार-बार वो करना पड़ जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। किसकी? सेक्शन सबसेक्शन 2। तो रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, क्या रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, इट मींस कहने का मतलब है कि सपोज अगर हमारे 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, सपोज हमारे 2 पार्टनर्स हैं और उनमें से एक मेंबर कम हो गया, किसी कारण से उनका एक मेंबर कम हो गया गाइस, अगर किसी कारण से उनका एक मेंबर क्या हो गया, कम हो गया, रिटायर हो गया, डेथ होगी, एनी प्रॉब्लम कुछ भी हो गया, किसी कारण से उनका एक मेंबर चला गया, एक मेंबर हट गया, उनके पास एक ही मेंबर बचा, यानी सिंगल पार्टनर बचा, तो गवर्नमेंट ने या इस एक्ट ने क्या आपको प्रोविजन दे रखा है, क्या टाइमिंग दे रखी है, क्या मतलब प्रोसीजर दे रखा है कि आपको कब तक के लिए टाइम मिलेगा। तो उस केस में गाइस, उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको विद इन 6 मंथ आफ्टर बिफोर रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, अगर आपका मेंबर कम होता है 2 से तो रिडक्शन होने के अंडर 6 मंथ यानी विद इन 6 मंथ इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर, आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपना एक मेंबर लाना ही पड़ेगा गाइस। अगर नहीं लाते हो तो उसके लिए भी बताऊंगा, अभी रुको जस्ट सेकंड, जो है टाइटल उसी का है, ठीक है। तो अगर आपको आपका एक भी मेंबर कम होता है, पार्टनर मिनिमम तो 2, अगर 2 से एक भी कम होता है गाइस तो आपको विद इन 6 मंथ, एक्ट क्या कहता है, गवर्नमेंट क्या कहती है, आपको 6 मंथ के अंदर आपको दूसरा पार्टनर लाना पड़ेगा। कितना टाइम? 6 मंथ। क्लियर, अब अगर नहीं लाते हो तो, अगर नहीं लाते हो, ठीक है, अगर कोई पार्टनर है आपका सपोज, ठीक है, तो नहीं लाते हो तो बियॉन्ड 6 मंथ ही विल बी पर्सनली लायबल। अगर सपोज कोई लोन था, कोई क्रेडिटर था, अब बोलोगे भाई, बोलोगे कि वो लायबिलिटी तो या वो लोन तो वो पार्टनर जो था वो लेके गया था। हाँ ठीक है, माना लेके वो लेके आया था, वो अपने साथ लायबिलिटी लेके आया था, उसने लोन लिया था, सब कुछ ने लिया था, ठीक है, बट टाइम तुम्हें दिया है कि 6 मंथ के अंदर पार्टनर लेके आओ, वैकेंसी उसकी सीट फुलफिल करो और अपना कंटिन्यू करो। बट अगर तुम 6 मंथ के अंदर नहीं लेके आते हो तो जो उसका भी लायबिलिटी हो तुम्हें लेनी पड़ेगी, यानी कि अगर कोई भी लॉस होता है तुम्हें उसके लिए पर्सनली लायबल होना पड़ेगा। तो क्लियरली लिखा हुआ है कि बियॉन्ड 6 मंथ, अगर वो नहीं लाता तो ही विल बी पर्सनली लायबल। क्लियर गाइस। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, विद इन 6 मंथ इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर, आपको विद इन 6 मंथ के अंदर आपको मिनिमम नंबर ऑफ आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड बियॉन्ड 6 मंथ, अगर आप 6 मंथ के अंदर आप नहीं फुलफिल करते हो तो यू विल बी पर्सनल लायबिलिटी, ठीक है। अगर आप 6 मंथ के अंदर नहीं
फुलफिल करते हो तो यू विल बी पर्सनली लाइबल। आई होप गाइस क्लियर होगा यहाँ तक। क्लियर? तो इसको रिमूव करूँ? अगर कुछ नोट डाउन करना चाहें तो यू गाइस नोट डाउन एंड नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता है कि स्टॉप करके भी आप कर सकते हो। क्लियर? ओके, सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट हमारा है, बढ़े? ओके, सो नेक्स्ट पे बात करता हूँ। ओके, अब बात करते हैं डेसिग्नेटेड पार्टनर। अब गाइस बोलोगे आप डेसिग्नेटेड पार्टनर होता है? सबसे पहले तो बात करते हैं कि डेसिग्नेटेड पार्टनर होता क्या है, उसके बाद में चीज की हम बात करेंगे डेसिग्नेटेड पार्टनर होता क्या है गाइस। तो बेसिकली डेसिग्नेटेड पार्टनर होता है जैसे लाइक आप देखते हो कंपनी में अगर पहले हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी थोड़ी देर में कंपनी पे लेके जाना चाहूंगा, ठीक है। कंपनी में आप देखते हो कि डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो डायरेक्टर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपका सभी चीज हैंडल करता है, हर चीज के लिए लायबल होता है, हर चीज मतलब लायबिलिटी बोले तो मतलब कुछ भी जो मैनेजमेंट जो होता है वहां का सभी कुछ वही कौन देखता है, डायरेक्टर देखता है, डायरेक्टर हैंडल करता है, ठीक है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे कि कंपनी में डायरेक्टर होता है, उसी तरह से गाइस एलएलपी में क्या होता है, डेसिग्नेटेड पार्टनर। क्या होता है? डेसिग्नेटेड पार्टनर। फिर से रिपीट करता हूँ, जिस तरह से कंपनी में एक डायरेक्टर होता है, ठीक है, सीनियर पर्सन जो होता है वो कंपनी को सभी चीज को डायरेक्ट करता है, मैनेज करता है, सभी आईटीआर फाइल करना, एनुअल रिटर्न, सब कुछ वो देखता है। क्लियर? उसी तरह से एलएलपी में भी उसको आप डायरेक्टर, आप देखो अगर आप समझने के लिए, तो अगर आप समझना हो तो उसको डायरेक्टर ही बोल सकते हो, ठीक है। समझने के लिए उसको डायरेक्टर, उससे डायरेक्टर वर्ड से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट आप उसको कभी भी इन एग्जाम या अदर प्रोफेशनल वे में आप उसको इन द एलएलपी आप उसको डायरेक्टर नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? हमेशा डेसिग्नेटेड पार्टनर ही उसको प्रोनाउंसिएट करो। क्या बोलोगे? डेसिग्नेटेड पार्टनर। वर्क, पोस्ट पोस्ट प्रोफेशन सब कुछ सेम होता है डायरेक्टर उसका, बट नेम क्या है, नेम चेंज कर रखा है। वहां पे कंपनी में उसको डायरेक्टर बुलाते हैं और इन द एलएलपी भी कॉल हिम डेसिग्नेटेड पार्टनर। क्या बोलते हैं? डेसिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है। और डेसिग्नेटेड पार्टनर्स किसके अंडर आता है? अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। तो अब अगर डेसिग्नेटेड पार्टनर है तो उसी तरह से भी कुछ क्राइटेरिया है कि जैसे मतलब जो ये एक्ट है या गवर्नमेंट है, कोई भी आप एक्ट पढ़ते हो उसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया 110% डालते ही है। हर एक्ट का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ ना कुछ प्रोविजन होता है। तो उसी तरह से जैसे बेसिक, जैसे आपका था क्या कहते हैं कि आपको एक एलएलपी फॉर्म करनी है तो उसके लिए मिनिमम पार्टनर्स कितने चाहिए? 2 पार्टनर्स चाहिए। कितने पार्टनर्स? 2 पार्टनर्स आपको चाहिए। क्लियर? तो उसी तरह से एलएलपी में अगर आपको डेसिग्नेटेड पार्टनर चाहिए तो मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? डेसिग्नेटेड पार्टनर 2 होने चाहिए। कितने? 2 पार्टनर। हाँ, ये बात है कि आपकी जो एलएलपी है वो चाहे फॉरेन एलएलपी हो चाहे इंडिया की एलएलपी हो या फॉरेन एलएलपी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस एलएलपी में 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होने ही चाहिए, मिनिमम 2। मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम आप 4 रख लो, 5 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आप 10 रखो, अगर आपकी लाइक बहुत बड़ी कंपनी, आप यहाँ 1000 रखने जो 1000 भी रख सकते हो, बट अभी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के और एलएलपी के ऊपर डिपेंड करता है। बट मिनिमम का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है इस एक्ट ने, वो दिया हुआ है कि मिनिमम टू डेसिग्नेटेड पार्टनर विल बी रिक्वायर्ड। आपको 2 मिनिमम डेसिग्नेटेड पार्टनर रखने ही चाहिए, ठीक है। अब अगर सपोज अगर वो इंडिया में फॉर्म हुई है, इंडियन एलएलपी है, तो गाइस प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं कि सब कुछ इंडिया का। बट प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है गाइस? जो अगर वो एलएलपी फॉरेन एलएलपी है, अगर वो एलएलपी फॉरेन एलएलपी है और स्टैब्लिश कर रही है इंडिया में, एलएलपी जो फॉरेन एलएलपी है और स्टैब्लिश कर रही है इन इंडिया, ठीक है। तो उस केस में भी उस एलएलपी में मिनिमम 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर उनमें भी होने चाहिए। मिनिमम 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर विल बी रिक्वायर्ड इन हेयर, ठीक है, इन एलएलपी, इन फॉरेन एलएलपी, सॉरी फॉरेन एलएलपी। बट उन दो डेसिग्नेटेड पार्टनर में एक जो डेसिग्नेटेड पार्टनर होगा, जो एक डेसिग्नेटेड पार्टनर होगा, उसमें से उन दो में से एटलीस्ट वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। कि मतलब जो 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनमें से एक डेसिग्नेटेड पार्टनर इंडिया में रहना चाहिए, उसका रेजिडेंस इन इंडिया में, मतलब उसका रेजिडेंसी जो है इंडिया में प्रूव होनी चाहिए। अब रेजिडेंट का मतलब ये नहीं कि 3 साल में 365 दिन होते, 365 दिन के 365 दिन ही रहना चाहिए वो, नहीं गाइस ऐसा नहीं। रेजिडेंट मतलब कि वो आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे रेजिडेंसी कैसे फाइंड करते हैं, 182 डेज या फिर बैक ईयर में जाके 10 ईयर्स में चेक करते हैं। आप इन द इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ोगे कैसे रेजिडेंसी फाइंड करते हैं।
तो वही कहने का मतलब है कि जो डेसिग्नेटेड फॉरेन एलएलपी के लिए जो डेसिग्नेटेड पार्टनर है, उसमें एक पार्टनर, कम से कम एक पार्टनर इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया कि डेसिग्नेटेड पार्टनर में मिनिमम 2 पार्टनर्स डेसिग्नेटेड होने, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए एंड रेसिडेंट एटलीस्ट 1 इन इंडिया। ठीक है, एक होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन उठ के आता है गाइस कि जो डेसिग्नेटेड पार्टनर है, क्या वो इंडिविजुअल हो सकता है, पर्सन हो सकता है, पर्टिकुलर्स हो सकते हैं, या फिर कोई फर्म, या फिर पार्टनरशिप फर्म, या फिर कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है? माइंड में क्वेश्चन पुट अप होता है ना कि क्या जो डेसिग्नेटेड पार्टनर है, क्या वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन ही हो सकता है? अरे कोई कंपनी भी तो हो सकती है भाई डेसिग्नेटेड पार्टनर। देखते हो ना कि होल्डिंग, यार देखो, अगर कोई कंपनी परचेस करता है, क्या उसको कंपनी को कोई इंसान ही परचेस करता है, कोई ह्यूमन परचेस करता है? कभी कभी क्या होता है कि कंपनी ही कंपनी को परचेस कर लेती है ना, होल्डिंग कंपनीज हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या इसमें सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। इसमें जो है, अगर आप देखोगे तो इसमें बॉडी कॉर्पोरेट, जो पार्ट डेसिग्नेटेड पार्टनर क्या है, वो आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है एंड कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। ठीक है, अगर देखना चाहो तो बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट प्लस बॉडी कॉर्पोरेट दोनों, जैसे सपोज मिनिमम टू मिनिमम, सब एक जस्ट एग्जांपल, सपोज कीजिए एक्स वाई जेड एलएलपी। ठीक है, एक एक्स वाई जेड एक एलएलपी है। ठीक है, उसमें दो आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर है। ठीक है, दो डेसिग्नेटेड पार्टनर है। ठीक है, या तो वो दोनों इंडिविजुअल हो सकते हैं, या तो वो दोनों डेसिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकता है, या तो वो दोनों बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं। ठीक है, फिर माइंड में आता है क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक बॉडी कॉर्पोरेट हो और एक इंडिविजुअल हो? बिल्कुल हो सकता है। क्लियर? भाई जब, एक बात बताओ, जब दोनों इंडिविजुअल हो सकते हैं और जब दोनों बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं, दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्लियर? फिर से रिपीट करता हूँ, डेसिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। एग्जांपल, एक एक्स वाई जेड एलएलपी है, उसमें दो डेसिग्नेटेड पार्टनर है, और वो जो दो डेसिग्नेटेड पार्टनर है वो दोनों इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, दोनों बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। क्लियर? एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, या फिर दोनों इंडिविजुअल हो सकते हैं, या फिर दोनों बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, कि बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। अब बात करते हैं एग्रीमेंट की। गाइस सीधी सी बात है भाई, कोई भी चीज फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बिना तो, आप लॉ के स्टूडेंट हो, बिना एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के तो बात ही नहीं करते। आज के टाइम पे बेसिकली देखा जाए तो बिना एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली आपको पता है, दिन में बहुत से एग्रीमेंट करते हो, बट नॉर्मली अगर कहीं वैसी बात आती है तो आप भी बोलते हो। अगर आप कोई कॉस्टली चीज लेने जाते हो या एक्सपेंसिव चीज लेने जाते हो, तो सबसे पहले बोलते हो, भाई काम कर, मेरे को पहले ना इसका बिल बना के दे। तो गाइस आपका बिल क्या होता है? वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ आपने हमारे यहाँ सामान परचेज किया है, हमने आपको दिया है। वो क्या है, एक दूसरे के बीच में कनेक्शन है। ठीक है, और उसे अगर कल कोई प्रॉब्लम उसी बिल के यहाँ पे आप उस पर केस करते हो। ठीक है, तो उसी तरह से जब आपका एलएलपी फॉर्म होता है तो उसमें एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, एग्रीमेंट में क्या होता है, तो अब अगर अब डेसिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है तो उस टाइम पे एग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा, अब ये देखते हैं। ठीक है गाइस, तो अब देखिए, जैसे एग्रीमेंट के दो पार्ट दिए हुए, ठीक है। तो डेसिग्नेटेड पार्टनर शुड बी मेंशन जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो, मतलब एलपी फॉर्म कर रहे हो, तो उस टाइम एग्रीमेंट क्रिएट करोगे, तो डेसिग्नेटेड पार्टनर जो है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उसमें मेंशन कर सकते हो, गाइस प्लीज क्लियरली सुनिए, ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। जो एग्रीमेंट है, जिस टाइम आप फॉर्म कर रहे हो अपना एलएलपी, उस टाइम आप चाहो तो उस टाइम ही शुड मेंशन, मतलब शुड बी मेंशन, आप उस टाइम ही डेसिग्नेटेड पार्टनर डिसाइड कर लो कि कौन हमारी कंपनी का हमारे एलएलपी का डेसिग्नेटेड पार्टनर होगा। उस टाइम आप एग्रीमेंट में मेंशन कर दो, क्लियर हो जाएगा, डेसिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा। क्लियर? अगर इफ नॉट, अगर आप उस टाइम मेंशन नहीं करते हो, तो उस केस में गाइस ऑल पार्टनर्स आर डेसिग्नेटेड पार्टनर्स, अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, एलएलपी फॉर्म कर रहे हो, जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट में पहले फर्स्ट केस आप उसमें मेंशन, अगर आपने डेसिग्नेटेड पार्टनर डिसाइड कर लिए हैं तो अपने डेसिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम उसमें एंटर कर दीजिए। ठीक है, आप उसमें क्लियर कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए, क्लियर कट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, इफ नॉट, अगर नहीं करते हो,
तो उस केस में क्या होता है कि ऑल पार्टनर्स आर डेसिग्नेटेड पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सभी को हम डेसिग्नेटेड पार्टनर मांगेंगे। हाँ, बाद में आप उसके फॉर्म फिलअप करके, उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, उनको करके आप फुलफिल करके आप अपने डेसिग्नेटेड पार्टनर वहां पे मेंशन करके अप्रूव कर सकते हो, फिल कर सकते हो। क्लियर? बट अगर आप एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो उस केस में ये एक्ट जो है, गवर्नमेंट जो है आपको सभी को, ऑल पार्टनर्स विल बी डेसिग्नेटेड मानेगी। क्या मान बोलेगी? सभी पार्टनर्स को हम डेसिग्नेटेड पार्टनर मानेंगे। क्लियर? तो गाइस, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ओवरव्यू करते हैं। तो डेसिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या होना चाहिए? मिनिमम 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। क्लियर? एंड इन फॉरेन चाहे वो फॉरेन एलएलपी हो चाहे इंडियन एलएलपी हो, दोनों केस में एट लीस्ट वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। और अगर वो दोनों इंडियन ही है तो ऑब्वियसली बात है इंडिया में तो रहते ही हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वन शुड बी एट लीस्ट इन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। और जो अब थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि बॉडी कॉर्पोरेट की, हमारा जो पार्टनर्स है, वो जो हमारा डेस्टिनेटेड पार्टनर्स है, वो क्या सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है या बॉडी कॉर्पोरेट? नहीं गाइस, दोनों हो सकता है, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिविजुअल हो, दोनों हो सकते हैं। क्लियर? अब एग्रीमेंट में जो आपके डेसिग्नेटेड पार्टनर है उसको आप एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हो। अगर आप नहीं ऐसा करते हो तो ऑल पार्टनर्स आर डेसिग्नेटेड पार्टनर्स। उस केस में अगर आप नहीं करते हो मेंशन, तो उस केस में ये एक्ट सभी पार्टनर्स को डेसिग्नेटेड पार्टनर मानेगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। क्लियर? तो अब इसका, अब मैं इसके मॉड्यूल में दिखाता हूँ कि मॉड्यूल में आपके क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स ओपन मॉड्यूल, लेट्स सी कहाँ है। देखिए वही चीज है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 डिफाइंस द एक्सप्रेशन लिमिटेड पार्टनर एज अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। मतलब क्या है, क्या है मतलब जो आपका जो मॉड्यूल है ना, ये आपका जो मॉड्यूल है, ठीक है, इसमें क्या किया है, आपको जो बैर एक्ट है ना, बैर एक्ट को कॉपी पेस्ट किया है। क्या किया? बैर एक्ट को यहाँ कॉपी, आप 100 में से आप 75% कॉपी पेस्ट पाओगे, शायद ही कोई एडिशनल ऐसा दिया होगा, अदरवाइज कॉपी पेस्ट है आपका पूरा, ठीक है। तो चाहे बैर एक्ट से पढ़ लो चाहे बुक से पढ़ लो, ठीक है। हाँ, बैक में कुछ सेक्शन आपके सारे सेक्शन दिए हैं, बट इन द मॉड्यूल आपके कुछ सेक्शंस नहीं दिए, आपको पढ़ने नहीं है, तो जितना भी आपको बेसिकली उतना ही पढ़ना है। क्लियर? तो जो हमने पढ़ा एक बार मॉड्यूल में देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 प्रेस्क्राइब्ड एट द लेवल एवरी एलएलपी हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। कितने? एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। मिनिमम कितने? एटलीस्ट 2 पार्टनर्स चाहिए चाहिए, ठीक है। रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या बोलता है? if at any time of the number of partners of LLP it reduced at the two and liberal liabilities partnership carries, मतलब वही है कि एटलीस्ट, मतलब आपको वही बोला कि लेस देन मोर देन 6 मंथ बाय नंबर ऑफ रिड्यूस, मतलब वही बोल रहा है कि आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे तो ही बोल रहा है कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा, 6 मंथ के अंदर आपको फुलफिल करना होगा, अदरवाइज आप नहीं करते हो तो आपको पर्सनली लायबल किया जाएगा। क्लियर? क्लियर गाइस? ठीक है। अब आए तो डेसिग्नेटेड पार्टनर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डेसिग्नेटेड पार्टनर। क्या पढ़ा था? डेसिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। तो डेसिग्नेटेड, तो वही पढ़ते हैं। सेक्शन सब सेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर। मैंने आपसे बात की थी, मैंने क्या बोला था कि एटलीस्ट हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेसिग्नेटेड, कितने? एटलीस्ट 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर, एटलीस्ट 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर, कितने? सॉरी, मिनिमम 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। क्लियर? ठीक है। एंड the designated partner shall be individual, ठीक है, at least one of them shall be resident in India। मैंने क्या बोला कि जितने 2 पार्टनर जो आपके होंगे डेसिग्नेटेड, उनमें से वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। उन दोनों डेसिग्नेटेड पार्टनर्स में से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्लियर? अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। Who has stayed in India for a period not less than 182 days during the preceding 1 year, ठीक है। ये 182 डेज का जो क्राइटेरिया है, ये आपको, अगर आप वैसे यहाँ पे समझ नहीं आएगा, ये आपको समझना है इन द इनकम टैक्स, ठीक है, क्योंकि उसमें एक आपको चैप्टर पढ़ना होगा आपको रेसिडेंशियल स्टेटस, कि उसमें आपको पता चलेगा कि किसी पर्सन का, चाहे फॉरेन फॉरेन पर्सन हो, फॉरेनर हो या इंडियन हो, अगर हमें उसका रेजिडेंस फाइंड करना है कि वो इंडिया में, कि वो इंडियन रेजिडेंस है या नहीं है, तो कैसे फाइंड करना है उसमें आपको दिखाया जाएगा। वैसे बेसिकली होता है, अगर आपको प्रीसीडिंग ईयर यानी कि आप बैक या प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज, प्रीवियस ईयर में 182 डेज अगर आप इंडिया में स्टे कर रहे हो तो आपको बेसिकली रेजिडेंस माना जाता है। उसके लिए एक और भी प्रोसीजर है, तो वो आप अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा, तो आप इनकम टैक्स में देखना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इन ऑल केस ऑफ पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी आर बॉडीज कॉर्पोरेट वर्क और मोर पार्टनर्स इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दैट एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल पार्टनर्स और नॉमिनी और बॉडी कॉर्पोरेट एक्ट शैल बी डेसिग्नेटेड पार्टनर। मैंने क्या बोला? वही चीज यहाँ बोल रहा है कि जो पार्टनर डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, बोथ विल बी इंडिविजुअल, बोथ विल बी कॉर्पोरेटेड, कॉर्पोरेट बॉडी, वन विल बी इंडिविजुअल, वन विल बी
कॉर्पोरेट बॉडी। क्लियर? मतलब कि दोनों इंडिविजुअल हो सकते हैं, दोनों बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल या फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज हु आर टू बी डेसिग्नेटेड पार्टनर, सच पर्सन शैल बी डेसिग्नेटेड पार्टनर ऑन इनकॉर्पोरेट। मतलब वही कि अगर आप एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड एग्रीमेंट में लिख देते हो तो गाइस आपको डेसिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। ठीक है, if the incorporation document state that each of the partner from time to time of LLP is to be designated partner, every partner shall be designated। मतलब अगर आप पहली चीज तो अगर आप मेंशन कर देते हो कि सभी, पहली चीज तो क्या होता है कि बोलते हैं इस टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड आप उसमें डाल देते हो कि इस टाइम से इस टाइम तक ये डेसिग्नेटेड पार्टनर रहेगा, इस टाइम से इस टाइम तक ये रहेगा, तो वो अकॉर्डिंग उसके आप चेंज करते रहते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप नहीं डालते हो, किसी का नाम एग्रीमेंट में नहीं मेंशन करते हो, तो उस केस में गाइस क्लियर है कि सभी को हम डेसिग्नेटेड पार्टनर्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे गाइस? सभी को हम डेसिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। क्या कर लेंगे? सभी को हम डेसिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। क्लियर होगा? आई होप सभी को क्लियर होगा गाइस, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आज के लिए हम इतना ही स्टॉप करेंगे गाइस। क्लियर? आज के लिए हम इतना ही स्टॉप करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ओके, बाय बाय गाइस।